औरंगजेब। राजपूत, दक्कन, धार्मिक नीति, विरासत और उसके शासन पर आधुनिक बहस। औरंगजेब छठे मुगल बादशाह थे जिन्होंने 158 से 1707 तक शासन किया। वे अपनी सैन्य विजयों और कठोर धार्मिक नीतियों के लिए जाने जाते थे। उनके शासनकाल का मुगल साम्राज्य की स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसके कारण आंतरिक कलह और अंततः पतन हुआ। यूट्यूब चैनल टेल्स ऑफ हार्ट एंड माइंड का उद्देश्य औरंगजेब के शासनकाल की जटिलताओं का विस्तार से अध्ययन करना है, जिसमें उनकी सैन्य रणनीतियों, प्रशासनिक नीतियों, धार्मिक असहिष्णुता और परिणाम स्वरूप सामाजिक उथल पुथल का पता लगाया गया है। औरंगजेब के बारे में। 1. औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठा और उसने आलमगीर की उपाधि विश्व विजेता धारण की। 2. उसने 50 वर्षों की उल्लेखनीय लंबी अवधि तक शासन किया। 1658 से 1681 तक वह उत्तर में रहा, लेकिन इसके बाद राजनीतिक परिदृश्य उत्तर से दक्कन की ओर स्थानांतरित हो गया। 3. वह एक महान सेनापति था और बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों को कुचलने में सक्षम था, लेकिन मराठों के साथ उसका संघर्ष अनिर्णायक रहा। 4. औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम 25 वर्ष जो उसने दक्कन में बिताए, साम्राज्य के लिए विनाशकारी रहे, क्योंकि दिवालियापन और कुप्रशासन ने उसके टूटने का खतरा पैदा कर दिया था। 5. विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिससे राजपूतों के विरुद्ध औरंगजेब की स्थिति कमजोर हो गई। 6. मुगल सेना में औरंगजेब के पास सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। 7. औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया, जो जटिल डिजाइन, नक्काशीदार आकृतियां, भव्य संरचनाएं और एक सुंदर मुगल शैली के बगीचे से सुसज्जित एक अद्भुत वास्तुशिल्पीय कृति है। इसे रबिया उद दुरानी या दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। 8. औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। 9. मनसबदारी व्यवस्था मुख्यतः स्वच्छ प्रशासन के लिए शुरू की गई थी। 10. पुर्तगालियों ने 1605 में भारत में तंबाकू का प्रवेश कराया। मुगल सम्राट जहांगीर ने इसके हानिकारक प्रभावों को देखा और 1617 में इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। औरंगजेब आलमगीर विश्व विजेता ने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह, शुजा और मुराद सहित सभी प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करने के बाद 1158 में गद्दी संभाली। 2 भाग। उनके 50 वर्षों के शासनकाल को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. पहले 25 वर्षों के दौरान वे उत्तर में मुख्यतः दिल्ली में रहे और उत्तरी भारत के मामलों को व्यक्तिगत रूप से संभाला, जबकि दक्कन का नियंत्रण अपने वायसराय को सौंप दिया। 2. लगभग 1681 में अपने पुत्र राजकुमार अकबर के विद्रोह के कारण वे दक्कन चले गए। वे कभी दिल्ली नहीं लौटे और 1707 में अहमदनगर में निराश होकर उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की धार्मिक नीति। 1. औरंगजेब की धार्मिक नीति की विशेषता रूढ़िवादी सुन्नी इस्लाम के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता और मुगल साम्राज्य में इस्लामी कानून और रीति रिवाजों को लागू करने के उसके प्रयास थे। 2. इस्लामी रूढ़िवादिता। औरंगजेब अत्यधिक धार्मिक था और सुन्नी इस्लाम की शुद्धतावादी व्याख्या को बनाए रखने का प्रयास करता था। 3. उसने इस्लामी कानून को लागू करने पर जोर दिया और अपने रूढ़िवादी विचारों का समर्थन करने वाले धार्मिक विद्वानों को बढ़ावा दिया। 4. वह अपनी धर्मपरायणता और कठोर धार्मिक रीति रिवाजों के लिए जाना 4. वह अपनी धर्मपरायणता और कठोर धार्मिक रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। 5. जजिया कर का अधिरोपण। उसके शासनकाल में इस कर को पुनः लागू कर दिया गया और इसे हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण माना गया। 6. धार्मिक नेताओं का उत्पीड़न। उसने गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु को तब मृत्युदंड दे दिया जब उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया। इस धार्मिक उत्पीड़न ने मुगल शासन के खिलाफ बाद में सिख विद्रोह में योगदान दिया
7 औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने कुरान के नियमों को सख्ती से लागू करने की कोशिश की। मुहत्सिब सभी प्रांतों में नियुक्त अधिकारी थे जो यह सुनिश्चित करते थे कि लोग शरिया के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। 8 उसने झरोखा दर्शन की प्रथा को बंद कर दिया क्योंकि वह इसे इस्लाम के विरुद्ध एक अंधविश्वास मानता था। एक कुशल वीणा वादक होने के बावजूद उसने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। 9 शुरुआत में उसने पुराने हिंदू मंदिरों को तोड़ने पर रोक लगाई और केवल नए मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन जाटों, सतनामियों और राजपूतों के विद्रोह के बाद उसने अपनी नीति बदल दी और पुराने हिंदू मंदिरों को भी तोड़ने की अनुमति दे दी। 10 मथुरा और बनारस के प्रसिद्ध मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए। 1069 में उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लागू कर दिया। 11 इससे हिंदू प्रजा में व्यापक आक्रोश फैल गया क्योंकि वे जजिया को अपने प्रति भेदभावपूर्ण मानते थे। 12 औरंगजेब अन्य मुस्लिम संप्रदायों के प्रति भी असहिष्णु था। दक्कन सल्तनतों पर उसके आक्रमण आंशिक रूप से शिया धर्म के प्रति उसकी घृणा के कारण थे क्योंकि दक्कनी शिया थे। 13 वह सिखों के भी विरुद्ध था और उसने 9वें सिख गुरु तेज बहादुर को मृत्युदंड दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप सिख एक युद्धरत समुदाय खालसा में परिवर्तित हो गए। 14 हालांकि औरंगजेब की धार्मिक नीति के पीछे राजनीतिक उद्देश्य थे, उसने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा अपनाई गई धार्मिक सहिष्णुता की नीति को उलट दिया। 15 औरंगजेब द्वारा अपनाई गई धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण मराठों, सतनामियों, सिखों और जाटों ने कई विद्रोह किए। 16 इन विद्रोहों ने साम्राज्य की शांति को नष्ट कर दिया, इसकी अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया और इसकी सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। अंततः औरंगजेब की विफलता और मुगल राजवंश के पतन का कारण बना। औरंगजेब की दक्कन नीति। 1 औरंगजेब की दक्कन नीति का उद्देश्य दक्कन सल्तनतों, विशेषकर बीजापुर और गोलकुंडा पर मुगल नियंत्रण का विस्तार करना और उन्हें सीधे मुगल शासन के अधीन लाना था। औरंगजेब दक्कन को राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानता था। 2 बीजापुर और गोलकुंडा का विलय। उसने सैन्य अभियान चलाए और कई वर्षों तक इन सल्तनतों की घेराबंदी की। 3 अंततः 1686 में उसने बीजापुर पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1687 में गोलकुंडा का पतन हुआ और उसे मुगल शासन के अधीन कर दिया गया। 4 मराठा प्रतिरोध। शिवाजी और बाद में उनके पुत्र संभाजी जैसे नेताओं के नेतृत्व में मराठों ने औरंगजेब की विस्तारवादी योजनाओं का विरोध किया और उसे अपनी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। 5 आर्थिक क्षय। औरंगजेब के दक्कन में लंबे सैन्य अभियानों ने साम्राज्य के संसाधनों को काफी हद तक समाप्त कर दिया। एक विशाल सेना को बनाए रखने और नए अधिक। 5 आर्थिक क्षय। औरंगजेब के दक्कन में लंबे सैन्य अभियानों ने साम्राज्य के संसाधनों को काफी हद तक समाप्त कर दिया। एक विशाल सेना को बनाए रखने और नए अधिग्रहित क्षेत्रों के प्रशासन की लागत ने मुगल खजाने पर भारी बोझ डाला। 6 स्थिरता पर प्रभाव। औरंगजेब के दक्कन अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने से साम्राज्य के अन्य हिस्सों से ध्यान हट गया, जिससे बंगाल और पंजाब जैसे क्षेत्रों में शासन की उपेक्षा हुई। 7 स्थानीय शासकों और समुदायों के दमन के साथ लंबे सैन्य संघर्षों ने अंततः औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। 8 औरंगजेब शाहजहां के शासनकाल में ही दक्कन का वायसराय बन चुका था। वह एक आक्रामक दक्कन नीति अपनाना चाहता था, लेकिन अपने शासनकाल के पूर्वार्ध में उसे मदद की जरूरत थी, क्योंकि वह उत्तर में विद्रोहों और राजपूतों के साथ समस्याओं से जूझ रहा था। 9 इसलिए शुरुआत में दक्कन के मामलों की देखभाल का दायित्व राजा जय सिंह को सौंपा गया, जिन्होंने 1665 में बीजापुर पर आक्रमण किया, लेकिन आदिल शाह द्वितीय की अधीनता प्राप्त करने में असफल रहे। 10
हालांकि आदिल शाह द्वितीय की मृत्यु के तुरंत बाद बीजापुर राज्य में कुलीनों के आपसी झगड़ों के कारण राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। 11 इसका लाभ उठाकर मुगल सेनापति दिलेर खां ने 1069 में बीजापुर पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी असफल रहा। 12 शिवाजी के अधीन बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों के त्रिपक्षीय गठबंधन के कारण मुगल मुख्यतः असफल रहे। 13 तीनों सेनाएं संघर्षों के बावजूद मुगल आक्रमण के विरुद्ध एकजुट रहीं। 14 इस प्रकार 1181 में औरंगजेब के दक्कन पहुंचने तक मुगलों को सफलता नहीं मिली। औरंगजेब की राजपूत नीति। 1 औरंगजेब राजब। 1 औरंगजेब राजपूतों के साथ गठबंधन के महत्व को समझने में विफल रहा, जिन्होंने अकबर के समय से मुगल साम्राज्य के विकास में बहुत योगदान दिया था। 2 अंबर के राजा जय सिंह और मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब के राजपूतों के साथ संबंध बिगड़ने लगे। औरंगजेब द्वारा जन विद्रोह। पहले चरण में औरंगजेब को स्थानीय स्वतंत्रता के लिए विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिनमें जाट, सतनामियों, सिखों और बुंदेलों के विद्रोह शामिल थे। जाट। 1 दिल्ली और मथुरा के क्षेत्र के जाटों ने सबसे पहले विद्रोह किया। जाटों के विद्रोह की पृष्ठभूमि किसान ग्रामीण थी और उन्होंने क्षेत्र के ऊबड़ खाबड़ इलाकों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। 159 ई में उन्होंने स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। 3 हालांकि औरंगजेब द्वारा स्वयं उनके विरुद्ध चढ़ाई करने पर वे पराजित हो गए। 4 लेकिन जाटों ने अपना प्रतिरोध जारी रखा और 1685 में राजा राम के नेतृत्व में दूसरा विद्रोह हुआ। 5 इस बार जाट अधिक संगठित थे और उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए औरंगजेब द्वारा नियुक्त कछवाह शासक राजा बिशन सिंह को कड़ी टक्कर दी। 6 हालांकि विद्रोह 1621 में समाप्त हो गया और राजा राम और उनके उत्तराधिकारी चारुमान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 7 बाद में 18वीं शताब्दी में मुगलों की कमजोर होती शक्ति का लाभ उठाते हुए चारुमान के नेतृत्व में जाटों ने अपने लिए एक स्वतंत्र रियासत स्थापित की। सतनामी एक शांतिप्रिय धार्मिक संप्रदाय था, जिसमें मुख्यतः किसान, कारीगर और निम्न जाति के लोग शामिल थे। 2 वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जाति और पद का भेद नहीं मानते थे। 3 यह विद्रोह 1172 में एक स्थानीय अधिकारी के साथ उनके संघर्ष के कारण शुरू हुआ और जल्द ही व्यापक हो गया। 4 हालांकि सतनामी पराजित हो गए क्योंकि औरंगजेब ने विद्रोह को कुचलने के लिए मथुरा के निकट नारनौल तक स्वयं चढ़ाई की। बुंदेला। 1 बुंदेलखंड के एक राजपूत वंश बुंदेलाओं ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिन्हें हिंदू प्रजा के प्रति भेदभावपूर्ण माना जाता था। 2 हालांकि मुगल सेना ने विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। सिख। 1 गुरु नानक द्वारा नए धार्मिक संप्रदाय की स्थापना के बाद सिख समुदाय का उदय हुआ। 2 इससे पहले सिखों और मुगलों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे, क्योंकि चौथे गुरु रामदास अकबर द्वारा पूज्य थे और उन्हें अमृतसर में भूमि अनुदान के रूप में प्रदान की गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में प्रशासन। औरंगजेब के अधीन प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। वह प्रशासन के सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देता था, अपने पास प्रस्तुत याचिकाओं को पढ़ता था और या तो आदेश लिखता था या लिखवाता था। उसके सभी अधिकारी और प्रशासनिक मंत्री उसके कठोर नियंत्रण में रहते थे। 1 मुगल सम्राट औरंगजेब के मंत्री केवल लिपिक बनकर रह गए थे, क्योंकि सम्राट स्वयं सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। 2 इसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक पतन और लाचारी का दौर आया। 3 इस प्रकार यद्यपि प्रशासन का ढांचा उसके पूर्ववर्तियों के अधीन जैसा ही रहा, फिर भी कार्यान्वयन का तरीका और भावना काफी बदल गई। 4170 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत शामिल थे,
जिनमें से 14 उत्तरी भारत में स्थित थे, 1 अफगानिस्तान में था और शेष 6 दक्कन में थे। 5 अकबर के काल की तरह प्रत्येक प्रांत में शासन में 5 अकबर के काल की तरह प्रत्येक प्रांत में शासन में सहायता के लिए एक राज्यपाल, एक दीवान और अन्य अधिकारी होते थे। 6 उनके शासन काल के दौरान उत्तरी भारत से 25 वर्षों से अधिक की अनुपस्थिति और दक्कन में लगातार युद्धों के कारण प्रांतीय प्रशासन काफी खराब हो गया था। 7 कई प्रांतों में स्थानीय सरदारों और जमींदारों ने कानून व्यवस्था की उपेक्षा की, जो कि सम्राट के अंतहीन युद्धों के प्रति जुनून और धार्मिक असहिष्णुता की उनकी नासमझी भरी नीति के कारण केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का स्वाभाविक परिणाम था। 8 भू राजस्व के अलावा सरकार की आय के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत जकात मुसलमानों से वसूला गया, जजिया हिंदुओं से कर, नमक कर, सीमा शुल्क, टकसाल और युद्ध से प्राप्त लूट थे। 9 अकबर द्वारा स्थापित राजस्व निर्धारण और संग्रह की पद्धति का स्थान राजस्व कृषि प्रणाली ने ले लिया, जिससे ठेकेदारों को सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में राज्य के अधिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि सीधे किसानों से राजस्व वसूलने की अनुमति मिलती थी। 10 इस परिवर्तन के कारण किसानों की स्थिति अकबर या जहांगीर के शासनकाल से भी बदतर हो गई। 11 विदेशी व्यापार मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता था। भारत नील और सूती वस्तुओं का निर्यात करता था। कृषि के बाद सूती उद्योग ने सबसे अधिक लोगों को रोजगार दिया। 12 देश में मुख्य आयात कांच के बर्तन, तांबा, सीसा और ऊनी कपड़ा थे। 13 फारस से घोड़े, डच इंडीज से मसाले, कांच के बर्तन, शराब, यूरोप से अनोखी वस्तुएं, अबिसीनिया से दास और अमेरिका से उच्च गुणवत्ता वाले तंबाकू भी आयात किए जाते थे। 14 हालांकि व्यापार की मात्रा कम थी और आयात शुल्क से सरकार की आय 30 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं थी। 15 औरंगजेब के अधीन मुगल सेना में काफी वृद्धि हुई थी। वह जीवन भर युद्ध में लगा रहा और स्वाभाविक रूप से उसे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी। 16 औरंगजेब के अधीन सेना पर खर्च शाहजहां के अधीन खर्च से लगभग 2 गुना था। 17 हालांकि सम्राट की सतर्कता और सख्ती और एक सेनापति के रूप में उनकी योग्यता के बावजूद मुगल सेना की प्रशासन प्रणाली और अनुशासन अकबर की तुलना में बहुत कमतर थी। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की नीतियों की भूमिका औरंगजेब के शासनकाल को अक्सर कई कारकों के कारण मुगल साम्राज्य के पतन से जोड़ा जाता है। हालांकि कई कारकों ने इसे प्रभावित किया, लेकिन औरंगजेब की नीतियों और कार्यों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 धार्मिक नीतियां। उसने अन्य धर्मों की तुलना में इस्लाम को तरजीह देने वाले उपाय लागू किए, जैसे जजिया, गैर मुसलमानों पर कर लगाना। इस नीति ने गैर मुस्लिम प्रजा को अलग थलग कर दिया, जिससे व्यापक असंतोष और प्रतिरोध पैदा हुआ। 2 दक्कन अभियान। दक्कन युद्धों ने राजकोष को खाली कर दिया, सेना पर दबाव डाला और साम्राज्य के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटा दिया। दक्षिण में लंबे समय तक चले संघर्षों ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया। 3 वित्तीय कुप्रबंधन। सैन्य खर्च में वृद्धि, राजस्व सुधारों की कमी और अपर्याप्त राजस्व संग्रह तंत्र के कारण उसे वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 4 साम्राज्य को लगातार वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मुद्रास्फीति, आर्थिक अस्थिरता और अपनी विशाल क्षेत्रीय संपत्ति को बनाए रखने में असमर्थता उत्पन्न हुई। 5 विद्रोह और क्षेत्रीय विखंडन। जाटों, सिखों, राजपूतों और मराठों सहित अन्य ने मुगल सत्ता को चुनौती दी और अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। 6 इन विद्रोहों ने साम्राज्य के संसाधनों को नष्ट कर दिया, प्रांतों पर उसके नियंत्रण को कमजोर कर दिया और साम्राज्य के विखंडन में योगदान दिया। 7 प्रशासनिक केंद्रीकरण। औरंगजेब के सत्ता के प्रबल केंद्रीकरण और निरंकुश शासन ने
प्रशासनिक अक्षमताओं को जन्म दिया। 8 इस केंद्रीकृत दृष्टिकोण ने साम्राज्य की स्थानीय चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में बाधा डाली और प्रशासनिक बोझ बढ़ा दिया। 9 उत्तराधिकार संकट। औरंगजेब के लंबे शासनकाल और उसकी नीतियों के कारण उत्पन्न तनावों के कारण उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संकट उत्पन्न हो गया। 10 बाद के मुगल शासक अक्सर कमजोर और अनुभवहीन थे और उन्हें सिंहासन के प्रतिद्वंद्वी दावेदारों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेटर मुगल्स। परवर्ती मुगल। औरंगजेब के बाद मुगल राजवंश ने कमजोर शासकों की एक श्रृंखला देखी, जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य का पतन हुआ और अंततः उसका अंत हो गया। मुगल शासक का महत्व। 1 बहादुर शाह प्रथम 1707 टू 1712। उन्होंने राजपूतों के साथ सुलह करने का प्रयास किया और क्षेत्रीय विद्रोहों का सामना किया। उन्हें जाटों, सिखों और मराठों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2 जहांदार शाह 1712 टू 1713। एक कमजोर शासक जिसने कई आंतरिक संघर्षों का सामना किया, जिसमें कुलीन वर्ग के भीतर सत्ता संघर्ष भी शामिल था। उनके शासनकाल ने मुगल साम्राज्य के लिए अस्थिरता और पतन का दौर चिह्नित किया। 3 हवर रूकसियर 1713 से 1719। मुगल सत्ता के पतन के साथ उनका शासनकाल जारी रहा और उन्हें शक्तिशाली 3 फर्रुखसियर 1713 से 1719। मुगल सत्ता के पतन के साथ उनका शासनकाल जारी रहा और उन्हें शक्तिशाली सरदारों से संघर्ष करना पड़ा, जो अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे और केंद्रीय नियंत्रण को कमजोर करना चाहते थे। 4 मुहम्मद शाह 1719 से 1748। कला और साहित्य के संरक्षण के लिए जाने जाने वाले वे एक कुशल कवि और संगीत प्रेमी थे। हालांकि उनके शासनकाल में साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। 5 अहमद शाह 1748 से 1754। उनका शासनकाल छोटा था और विभिन्न गुटों के बीच क्षेत्रीय संघर्षों और सत्ता संघर्षों से चिह्नित था। उन्हें मराठों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा और मुगल सत्ता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 06 आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ए। वह भारत के 15वें मुगल सम्राट थे, जिन्हें अजीज उद दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता था। बी वह जहांदार शाह के पुत्र थे। इमाद उल मुल्क ने 1754 में अहमद शाह बहादुर को अपदस्थ करने के बाद अजीज उद दीन को गद्दी पर बिठाया। सी सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने आलमगीर की उपाधि धारण की और औरंगजेब आलमगीर प्रथम का अनुकरण करने का प्रयास किया। डी क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन जेल में बिताया था, इसलिए उनके पास प्रशासनिक या सैन्य अनुभव का अभाव था। 7 शाहजहां तृतीय 1749 से 1760। दिल्ली की जटिलताओं के कारण और इमाद उल मुल्क की सहायता से उन्हें दिसंबर 1749 में मुगल गद्दी पर बिठाया गया। बाद में निर्वासित मुगल सम्राट के हित में काम करने वाले मराठा सरदारों ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। 8 शाह आलम द्वितीय 1759 से 8006। मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित करने और खोए हुए क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण पाने का प्रयास किया। उन्होंने मराठा शक्ति के विस्तार का सामना किया और उनके प्रभाव का विरोध करने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश की। 9 अकबर द्वितीय 1806 से 1837। उन्हें मुगल साम्राज्य के प्रशासन में सुधार और आधुनिकीकरण के अपने प्रयासों के लिए जाना जाता है। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे साम्राज्य का अधिकार धीरे धीरे कम होता गया। 10 बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ए। अंतिम मुगल सम्राट 1857 के विद्रोह के दौरान एक प्रतीकात्मक प्रतीक बन गए। बी सीमित शक्ति के बावजूद उन्हें एक कवि और सुलेखक के रूप में याद किया जाता है। सी विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंततः मुगल शासन का अंत हुआ और सत्ता ब्रिटिश राज को हस्तांतरित हो गई।
मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र रियासतों का उदय हुआ और मुगल साम्राज्य का पतन और लोप हो गया। जमींदारों की बदलती निष्ठा। 1. जमींदारों ने साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि वे राजस्व संग्रह और स्थानीय प्रशासन में सहायता करते थे और अपने सैनिकों का भरण पोषण करते थे। 2. शक्तिशाली जमींदार। हालांकि मुगलों ने जमींदारों की शक्ति को सीमित करने और किसानों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने प्रयासों में आंशिक रूप से ही सफल रहे। 3. सामंतों का समर्थन। कई स्थानीय जमींदारों ने साम्राज्य के भीतर दूसरे शक्तिशाली वर्ग, कुलीन वर्ग का समर्थन किया ताकि वे साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर अपने लिए स्वतंत्र राज्य स्थापित कर सके। जागीरदारी संकट। 1. मुगल साम्राज्य में कुलीन वर्ग में वे व्यक्ति शामिल थे जिनके मुगल साम्राज्य में कुलीन वर्ग में वे व्यक्ति शामिल थे जिनके पास बड़ी जागीरें, भूमि आवंटन और मनसब पद होते थे, या जिन्हें मुगल प्रांतों के सूबेदार राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता था, जिन पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी होती थी। 2. कुलीनों के गुट। अकबर द्वारा प्रदान की गई सुव्यवस्थित संरचना के बावजूद कुलीन वर्ग के भीतर धर्म, मातृभूमि और कबीले जैसे कारकों के आधार पर विभाजन पैदा हो गया, जिससे अलग अलग समूहों का निर्माण हुआ। 3. केंद्रीय शक्ति को कमजोर किया। उत्तर मुगल काल में मजबूत केंद्रीय नेतृत्व के अभाव में इन विभिन्न समूहों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या और सत्ता संघर्ष ने सम्राट की प्रतिष्ठा को कमजोर किया और साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। औरंगजेब के शासनकाल का मूल्यांकन। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, जिससे उसका विशाल साम्राज्य दिवालियापन और पतन के कगार पर पहुंच गया। 1. उसकी कठोर धार्मिक नीतियों ने न केवल हिंदुओं और सिखों को बल्कि उदारवादी मुसलमानों को भी उससे अलग थलग कर दिया और उसने अपनी अधिकांश प्रजा की वफादारी खो दी। 2. उसके दक्कन अभियानों ने राजकोष को खाली कर दिया और व्यापार वाणिज्य को बाधित कर दिया। 3. दक्कन में उसकी व्यस्तता और वहां लंबे समय तक रहने के कारण उत्तर में कई विद्रोह हुए, क्योंकि कुलीनों, सिखों और राजपूतों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा करने की कोशिश की। 4. इसके अलावा अपने बेटों पर शक करते हुए उसने उन्हें यथासंभव खुद से दूर रखा। 5. परिणामस्वरूप उन्हें उचित प्रशासनिक प्रशिक्षण नहीं मिला और वे भोग विलास में लिप्त हो गए। 6. प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत हो गया था और जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका कठोर नियंत्रण समाप्त हो गया तो